यस। चैप्टर नंबर 2, ये हमारा बीएड का थीसिस हो, एमएड का हो, एमफिल का हो, पीएचडी का हो, हर थीसिस में लिखा जाता है। आपको जैसे ही पता है कि हम जब अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हम ये देखें कि उस टॉपिक में गैप्स कौन से हैं, उस टॉपिक के किस किस एस्पेक्ट पे काम नहीं हुआ इससे पहले। ठीक है, रिसर्च गैप का पता है क्या होता है? रिसर्च गैप का मतलब होता है जिस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं देखूँ मेरे कॉन्टेक्स्ट में इस पर कोई स्टडी हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो वो रिसर्च गैप है। गैप का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेकेंट, जो नहीं हो पाई, जिसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। रिसर्च बेटा ऐसी चीज़ है, याद रखें, यहाँ ये हम कह ही नहीं सकते दुनिया में कहीं काम नहीं हुआ। दुनिया में हर काम कहीं ना कहीं हुआ होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होता है। अगर एक स्टडी इंग्लैंड में हुई है, ठीक है, और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने पाकिस्तान में काम नहीं किया, तो उनके सिनेरियो अलग है, फाइनेंशियल, सोशल, एजुकेशनल, ऐसे ही है ना। Yes, और ma'am. हमारे अलग है। तो जब हम उसे अपने कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, यानी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और अगर हम शहर के या गांव के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो ये दो अलग है। ऐसे ही रहन सहन मुख्तलिफ, सोच मुख्तलिफ, तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ, असातिज़ा के बिहेवियर मुख्तलिफ। गाँव के टीचर का और तरह का होगा, शहर के टीचर का और तरह का। सोशल अवेयरनेस में फ़र्क होगा, एजुकेशन में फ़र्क होगा, कम्युनिकेशन में फ़र्क होगा। ठीक है, तो जब हम उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में पहले नहीं हुआ तो रिसर्च गैप है। ऐसे ही अब हमने टॉपिक ले लिया, हम सब ने टॉपिक तो ले लिया हुआ है, ऐसे हम सब ने प्रपोजल भी बना दिया है। ठीक, अब हमने लिखना है चैप्टर नंबर 2, जिसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को बेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखने को अक्सर कहते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर। ठीक है, हमने एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उसको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना होता है, हमने अपने अपने टॉपिक के हिसाब से अपने अपने चैप्टर 2 की आउटलाइंस बनानी होती हैं। आउटलाइन का पता है क्या होता है? कोर्स आउटलाइन देखी है कभी? क्या होता है? चैप्टर की सिर्फ हेडिंग्स लिखी होती है, ऐसे ही होता है। चैप्टर नंबर 1 इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसे ही किया ना हमने। Yes, ma'am. ये हेडलाइन, वो हेडलाइंस या हेडिंग्स होती हैं वैसे ही होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंक्लूजन, यही की थी ना चीज़ें। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि हम आप में से किसी एक का टॉपिक ले लेते हैं, जैसे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, ले लिया, तो पहला पैराग्राफ हम चैप्टर नंबर 2 का लिखते हैं, जिसके अंदर हम अपने उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम कहते हैं, सपोज कर रहे हैं, दिस चैप्टर इज कंप्राइज्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ पेरेंटहुड, चिल्ड्रन, relationship between parents and children, and the environment parents provide to their children. ठीक, moreover this chapter will provide an in-depth analysis of previous studies regarding in the context of parental involvement, particularly the parents who take interest in the studies of their children, their context such as financial context, educational context, ठीक है, social context, and their self-awareness and interest towards the education of their child. In addition, the researcher will provide a complete picture of the parental involvement of the parents in developed countries and in developing countries. In the final phase of the chapter, the researcher will provide a clear picture of the earlier studies done in the context of Pakistan regarding the importance of parental involvement in the study या education of their children. ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। आगे ये बात समझ? अब हम में से जिसका जो टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये होगा। आ रही है बातें समझ कि नहीं आ रही? ओके, अच्छा, अब जिस तरह से जैसे स्टूडेंट्स के बिहेवियरल चैलेंजेस हैं, तो हम इसके अंदर पहले ये देखेंगे कि स्टूडेंट कौन होता है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम इसकी डेफिनेशंस दे देंगे। ऐसे ही है, फिर हम बताएंगे स्टूडेंट्स के बेसिक बिहेवियरल चैलेंजेस कौन से होते हैं। ठीक, फिर हम उसके बाद बताएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन से बिहेवियरल चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बिहेवियरल चैलेंजेस कौन से ज़्यादा होते हैं। फिर हम एक हेडिंग बनाएंगे कि स्ट्रेटजीज ऑफ टीचर्स, ठीक है,
विद डीलिंग विद स्टूडेंट बिहेवियरल चैलेंजेस, टीचर्स कैसे कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, एंड स्टूडेंट बिहेवियरल चैलेंजेस इन पाकिस्तान। ठीक, समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह से आप लोगों को क्या टॉपिक था? रीजंस ऑफ फेलियर। रीजंस ऑफ फेलियर एट हायर यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, हम ये बताएंगे कि आपकी जो स्टडी है वो एक इन डेप्थ वो है रीजंस ऑफ फेलियर पे। तो हम पहले बताएंगे फेलियर होता क्या है, फेलियर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। यस मैम। अच्छा, फेलियर, फिर हमारा पहले हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी डिफाइनिंग फेलियर एंड इट्स एस्पेक्ट्स। ठीक, फिर हमारी दूसरी हेडिंग बन जाएगी, सपोज कर लेते हैं आप, वो होगी रीजंस ऑफ फेलियर्स। ठीक है, यस। फिर हम उसके सब हेडिंग बनाएंगे रीजन ऑफ फेलियर एट स्कूल लेवल, रीजन ऑफ फेलियर एट कॉलेज लेवल एंड रीजंस ऑफ फेलियर इन यूनिवर्सिटी। लेकिन मैम हमने तो सिर्फ हम यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकियों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू हमारा 15 से 20 पेजेस का चैप्टर है, तो उसके अंदर हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि बहुत सी दुनिया में ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं जो स्कूल लाइफ से फेल होते हैं, उनकी उन फेलियर के रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता और उनको सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम आ जाएंगे रीजंस ऑफ फेलियर इन द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, रीजंस ऑफ फेलियर इन स्टूडेंट्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज में और होंगे और अंडर डेवलप में और होंगे, और वो जो रीजंस होंगे वो हमारी एक एक सब हेडिंग बनते जाएंगे। हम एनुअल सिस्टम का भी एनुअल सिस्टम का भी दे सकते हैं, एनुअल एंड हम सेमेस्टर सेमेस्टर सिस्टम को भी ऊपर डिफाइन करेंगे, हम हायर एजुकेशन को भी ऊपर डिफाइन करेंगे। आ रही है बात समझ? Yes, ma'am. ये हमारी जहाँ डेफिनेशन आएंगी वहाँ ये सारी होंगी। ठीक, और फिर एंड में हम आएंगे रीजंस ऑफ फेलियर एट हायर एजुकेशन लेवल इन पाकिस्तान। अब उसके ऊपर कोई 3, 4, 5 जो भी स्टडीज होंगी हम उनको लेंगे और उनको डिफाइन करेंगे। आ रही है बात समझ? इसी तरह से करियर काउंसलिंग है, तो हम ये बताएंगे कि करियर काउंसलिंग क्या होती है। ठीक है, करियर काउंसलिंग किस किस लेवल पे होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे, हायर एजुकेशन के बारे में बताएंगे, एम्बिशंस के बारे में बताएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। हो गया? फिर हम बताएंगे करियर काउंसलिंग किस किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए होती है, किस किस केस में चाहिए होती है। बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस के लिए चाहिए होती है, अपने सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सेटअप को समझने के लिए चाहिए होती है। एट टाइम्स हम ऐसे करियर्स ऑप्ट कर लेते हैं जो हमें हमारी इन्वायरमेंट अलाउ नहीं करते। आपको मॉडल बनने का शौक है, आपकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है, रिलीजियसली, आप बन सकते हो। नो, ये एक ऐसा करियर है जिसको आप टॉप अगर करोगे तो आप अपनी फैमिली सेटअप से आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमें अपने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हो मैं लम्स में पढ़ूँ और आप एक एवरेज बच्चे हो, आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपको फाइनेंशियली अवेयरनेस होना ज़रूरी है ना कि लम्स खाली गोल नहीं होना चाहिए, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, यस, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। बातें समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा, फिर आप वो सारे कॉन्टेक्स्ट बताओगे, ठीक है, उन वो सब हेडिंग्स बन जाएंगी। फिर आप बताओगे करियर काउंसलिंग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में कितना इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर करियर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, सेंटर्स ऑफ करियर काउंसलिंग होते हैं, वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं जो बताते हैं आपको कि कौन कौन से करियर्स आपके लिए अच्छे हैं। वो आपको बताते हैं कि किस करियर में आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस करियर में ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, आपको पता है जो डेवलप कंट्रीज होती है वो इवन वो इतनी रिसर्च करती है कि अगले 5 साल बाद हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए होंगे, कितने टीचर्स चाहिए होंगे, कितने इंजीनियर्स चाहिए होंगे, कितने सोशल एक्टिविस्ट चाहिए होंगे, कितने सोशल वर्कर्स चाहिए होंगे, कितने बैंकर्स चाहिए होंगे, कितने बिजनेसमैन चाहिए होंगे, ठीक है, कितने एंटरप्रेन्योर्स चाहिए होंगे। वो इस चीज़ का स्टडी करते हैं, अपने अगले 5 साल का प्लान आउट करते हैं और फिर उसी हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देते हैं। वो रियलिस्टिक एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स होती है। आ रही है बात समझ? यस मैम। आप ये बताओ कि डेवलप कंट्रीज़ में कैसे वो मैकेनाइज करते हैं। फिर इसी तरह बताओ कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कौन से चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस जो हैं वो आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलते जाएंगे, आप उन सबकी हेडिंग्स बनाते जाओगे, सब हेडिंग्स। फिर आप बताओगे करियर काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में कितनी है, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आ रही है बात समझ? किसी का टॉपिक रह गया? यस मैम। क्या? प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लेट से हम पहले बताएंगे हु इज अ प्रोस्पेक्टिव टीचर, व्हाट इज द टर्म चैलेंजेस,
क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होती है, इन सबको डिफाइन कर देंगे, ठीक। फिर हम बताएंगे कि प्रोस्पेक्टिव टीचर्स पे दुनिया में जो स्टडीज़ हुई हैं वो कहती हैं क्या बताती हैं हमें, ठीक। फिर उसके अंदर एक हमारी हेडिंग आ जाएगी प्रोस्पेक्टिव टीचर एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। उसके अंदर हम ये बताएंगे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हम बच्चे को क्या क्या कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, वो कितना रियलिस्टिक होता है और कितना अनरियलिस्टिक होता है। आ रही बात समझ में? फिर हम बताएंगे कि इंटरनेशनली जो स्टडीज़ हुई हैं ऑन प्रोस्पेक्टिव टीचर्स वो क्या बताती हैं कि टीचर्स ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, वो हर चैलेंज हमारी एक हेडिंग होगा। आगे बात समझ। फिर आ जाएगा चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, फिर उनको भी हम डिफाइन करेंगे। और इसी तरह फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। हम सबकी आउटलाइंस बनती हैं। अच्छा, हमने आउटलाइन लेट से बना ली, टीचर को दिखा दी, टीचर ने अप्रूव कर दी, हो गई। अब हमने क्या करना है, कैसे इसको इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है कि ये सारा ऐसा नहीं लगे कि हमने चीज़ें उठा के छुट्टी हुई। होता है ना, हम लोग को आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। अब हमने करना क्या है, लेट से आपको 5 आर्टिकल्स मिले हैं, हम सपोज कर लेते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि करियर काउंसलिंग क्या होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मिल गई? आपने 5 आर्टिकल्स को एक फोल्डर बनाया, उसका नाम लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, ठीक है। ये आप अपना एक लिटरेचर रिव्यू का फोल्डर बनाओ और उसके अंदर सब फोल्डर्स बनाओ अपने हेडिंग्स के हिसाब से, और अपने जो जो आर्टिकल पढ़ते जाओ उसको डंप करते जाओ उस फोल्डर रेलिवेंट फोल्डर में। हो गया? आ रही बात समझ? जैसे आप फेलियर पे कर रहे हो तो आप रीजंस ऑफ फेलियर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर जितनी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान, जितने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, चाइना, हम क्या करेंगे उनकी जितनी स्टडीज हुई हैं उनको उसमें डाल देंगे। इसी तरह जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, सूडान, कीनिया, जिम्बाब्वे, जिनकी हमारे वाले हालात हैं उनको हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में डालते हैं, ठीक। इसी तरह लेट्स से हमने रीजंस ऑफ फेलियर जो जेनेरिक हैं वो कुछ ना कुछ मिले होंगे, वो अगर आपको लगे कि अंडर डेवलप और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आपने डाल दिया वही आर्टिकल यूज हो सकते हैं, तो आप वो कम से कम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना के लिख लो, हो सकता है। मैम ऑलमोस्ट सेम ही है ज़्यादातर। ओके, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब लेट्स से मैंने सबसे पहले मैंने सोचा कि मैंने डिफाइन करनी है अपनी की टर्म्स, ऐसे ही है। Yes. पहला हमारा जो था डिफाइनिंग की टर्म्स, ठीक। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमने डिक्शनरीज लेनी है। मैंने आपको 1-2 डिक्शनरी शायद भेजी है कि नहीं भेजी? 2 शेयर किए, कुछ और भी मैं ढूंढ के शेयर करती हूँ, ठीक। कुछ आपने बुक से देख लेनी है टर्म्स। लेट्स से आपने आपको एक अच्छी बुक मिली है जिसमें डिफाइन किया करियर काउंसलिंग क्या है, आपने उससे देखना है, उसे रीड करना है और उसको अपने वर्ड्स में लिख देना, ठीक। और साथ हमने ऑथर का सेकंड नेम, कॉमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप, ठीक। अच्छा, जो हम डेफिनेशंस देंगे वो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे डिफाइनिंग करियर काउंसलिंग, ब्रैकेट ओपन, जो हमने डिफाइन किया उसको ब्रैकेट क्लोज, वो जो कोटेशंस होती हैं, ठीक है। अगर तो आप पूरा खुद लिख रहे हो तो फिर आप उसके कोटेशंस नहीं दोगे, ठीक है, सिर्फ आप उसे ऑथर को रेफर कर दोगे राउंड ब्रैकेट। आ रही बात समझ? अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने लेट्स से उसके बाद हम आगे अपनी पहली चीज़ पे करियर काउंसलिंग होती क्या, ठीक है। दुनिया में बहुत से लोगों ने डिफाइन किया होगा, ये इवॉल्व कैसे हुई, हमने हिस्ट्री पे भी जाना है इस चीज़ की, इवॉल्व कैसे हुई। लेट्स से करियर काउंसलिंग एंड इट्स हिस्ट्री, फेलियर एंड द बेसिक रीजंस ऑफ फेलियर इवॉल्व इन द वर्ल्ड। आ रहा है बात की समझ? बेसिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अराइव इन द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट ओवर द टाइम। कुछ समझ आ रही है बातें? यस मैम। ओके, अब हमने क्या किया, ये जब हमने सारा कर लिया, अब इसके बाद हमने जो वो आर्टिकल्स थे उनको सॉर्ट आउट कर लिया। सॉर्ट कैसे करना है कि पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर मैं इसमें से लिखूंगा, फिर मैं इसमें से लिखूंगा। आप ये कर सकते हो कि पहले आप रफली एक अलग फाइल बना के इसमें लिख लो। लेट्स से हम ये देखें कि कौन सी स्टडी है जो इनमें सबसे पुरानी हुई है और जिसका सबसे ज़्यादा डाटा था, पता चल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के। यस। उस एब्स्ट्रैक्ट में लिखा होता है कितना सिंपल था, कब स्टडी हुई थी, दिया होता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा, तो अब लेट्स से मैं अब ये बताने लगी हूँ करियर काउंसलिंग क्या होती है। तो हम मैं लेट्स से लिखती हूँ
career counseling is a old term evolved in फलानी country, let's say New York या America in 1970s. A study done in America in 1972, the researcher collected data through questionnaire from 500 people in order to explore what sort of career counseling facilities they have received and what sort of career counseling choices they were given. It was found on the basis of the findings of the study that very few of the students, let's say percentage दी होगी, 30% of the students were aware of the career counseling facilities they were having at that time. Whereas 70% of the students were unaware of the facilities and opportunities they have. इसी तरह अब आपके कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह बिहेवियर है, मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ ताकि आप में से किसी को भी एकदम प्रॉब्लम ना हो। आप ये कहते हो कि इन ऑल टाइम्स द टीचर्स यूज टू मैनेज देयर क्लासेस बाय स्टिक का पता है ना, डंडा, ठीक है, स्टिक एंड स्टिकनेस. द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स वर हैंडल्ड बाय द स्टिकनेस ऑफ द टीचर. स्टूडेंट्स वर अवेयर कि अगर वो बदतमीजी करेंगे तो टीचर डंडे से पीटेंगे, ठीक है. अब हम लिखेंगे ओवर द टाइम स्टूडेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट द असर्टिव बिहेवियर्स ऑफ द टीचर्स. असर्टिव बिहेवियर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सख्त इम्पोजिंग बिहेवियर. मैंने ऐसे कहा है तो ऐसा ही होगा, उसका रिएक्शन आता है, ठीक है. तो आपने ये बताना कि ओवर द टाइम ये स्टडीज़ हुई हैं और उन्होंने कहा है कि सख्ती का नतीजा गलत होता है. प्लस ह्यूमन राइट हमें ये बताते हैं कि हमें किसी इंसान को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी को हम मार कुट नहीं सकते. हमें ये ह्यूमन राइट्स का भी हम रेफर कर सकते हैं ना. देखो हमने किधर से किधर कनेक्शन बना दिया, ठीक है. करियर चॉइस के साथ भी कनेक्शन बन सकता है, ठीक. तो हम उसको साथ साथ रेफरेंसेस देते जाएंगे और लिखते जाएंगे. लेकिन ये नहीं होना कि हम एक चीज़ एक ऑथर की लिख के ठा मारी, दूसरे की ठा मारी, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. अच्छा, एक पैराग्राफ में हमने एट अ टाइम एक बात करनी है, बहुत सारी बातें नहीं हो सकती. ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक पैराग्राफ में बताऊँ लोग फेल क्यों होते हैं, ठीक है, और फेल क्यों नहीं होते. अगर मैं फेलियर की बात कर रही हूँ और लेट्स से मैं बात कर रही हूँ फेलियर का रीज़न है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स सपोज, तो मैं उस पूरे पैराग्राफ में जितनी स्टडीज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हैं उनकी सिर्फ बात करूँगी, किसी और टॉपिक पे नहीं जाऊँगी. लेट्स से अगर मेरा एक और रीज़न ये है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, ठीक है, रीज़न ऑफ फेलियर, तो मैं उसके बाद खाली स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात करूँगी, ठीक है. अच्छा, डिफ़िकल्ट कंटेंट एक रीज़न है. अब मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि टीचर भी बुरा है, कंटेंट भी डिफ़िकल्ट है, बच्चे को पढ़ने का भी शौक नहीं है, मैं सारा कुछ इकट्ठे कवर नहीं करूँगी. मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ उससे रिलेटेड स्टडीज़ को रेफ़र करूँगी और उससे रिलेटेड बात ही लिखूँगी. अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ. अक्सर एक स्टडी होती है जिसकी फाइंडिंग में 3-4 चीज़ें बता रही होती है. लेट्स से वो एक स्टडी जो है हमें बता रही है कि रीज़न ऑफ फेलियर लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है, डिफिकल्ट कंटेंट भी, और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप का अच्छा होना ना भी है. मैम एक इंटरव्यू में मैंने किया था, उस लड़की का मतलब वो इस फील्ड में आना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी वो आई. फिर उसको मैथ सब्जेक्ट पढ़ना था, उसमें उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट था. फिर एक टीचर से कोई पर्सनली कोई वो कहती है कि उनको मुझसे कोई ग्रज थे जिसकी वजह से उन्होंने फेल किया. मतलब सारी चीज़ों का उसने एक ही मुझे इंटरव्यू में सारे इतने रीजंस थे उसके पास बेटा, इसलिए क्योंकि उसके पास कोई उसे खुद नहीं समझ आया रीज़न क्या, ठीक है. और ये सारे रीजंस हो सकते हैं, थोड़ी हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है. आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने पढ़ा नहीं, टीचर को आप ना लाइक लगे थे तो जाहिर सी बात है टीचर को बच्चा जो अच्छा ना पढ़ा हो आप टाइम्स उसके साथ हाश हो रहे होते. तो एक रीज़न नहीं होता, एटलीस्ट बहुत सारे रीजंस होते हैं बिहाइंड वन आउटकम, ठीक. अच्छा, अब क्या हुआ, लेट्स सपोज आपने एक फाइंडिंग्स जो है आपको फाइंडिंग्स हैं 5-6 एक स्टडी में मिली है, ठीक है. तो आप जिस पैराग्राफ में वो चीज़ जिस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हो तो आप उस एक आर्टिकल को 3-4 पैराग्राफ में भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसकी फाइंडिंग्स 3-4 हमारे जो सब चैलेंजेस हैं उनसे मिल रही हैं.
आ रही है बात समझ? जी मैम। इसी मैम तरह- रीजंस में ऐसे ही आएगा क्योंकि हमने Reasons तकरीबन में ऐसे ही आएगा। 10 आर्टिकल्स किए थे तब, तो ऐसे ही था सब अच्छा, में अब आपने ये मीनिंग। करना है कि अभी फिलहाल आज जाके आपके पेपर खत्म हो गए, यस मैम। ठीक है, फिलहाल आज के लिए आपने अपने अपने टॉपिक पे कम से कम 50 आर्टिकल्स और डाउनलोड करने हैं। 50 जी 50 बेटे 50 100 का अंदर, ओके ठीक है। अब देखो आपने अगर 20 पेजेस का चैप्टर लिखना है, आपके पास कंटेंट होगा तो लिखोगे। यस मैम 4-5 आर्टिकल से तो सारा नहीं लिखा जा सकता। यस मैम और सब कितनी सारी सब हेडिंग्स हैं, उन सबको कवर करना है। अच्छा आप करो क्या, सबसे पहले अपने चैप्टर की हेडिंग्स बनाओ यस। और वो हर हेडिंग के हिसाब से उसको गूगल स्कॉलर पे कॉपी पेस्ट करो और उसके हिसाब से आर्टिकल्स ढूंढो। आ रही है बात समझ? इस तरह से ढूंढना भी आसान होगा और चीज़ें भी हमें ज़्यादा वैरायटी में मिलेंगी, यस मैम। ठीक। प्लस जब सर्च करने लगो तो वहाँ पर ऑप्शन आती है ना कि किस ईयर की होनी चाहिए, तो आप कोशिश करो 2015 से पीछे ना जाओ, फिर बहुत पुरानी है उनका, हमारा कॉन्टेक्स्ट ही बहुत अलग है ऐसा। लेकिन अगर जो बहुत अच्छी रिसर्च बहुत अच्छी, देखो कम तो हम ले सकते हैं, कोई बहुत अच्छी अगर हमें कोई 2008-10 की मिल गई है, लेकिन बहुत पीछे ना जाओ। कुछ लोग ये करते हैं 90s की बातें लेकर आना शुरू कर देते हैं, वो इरेलीवेंट हो गई है। अब मुझे बताओ रीजन ऑफ फेलियर में एक और चीज़ भी है, सोशल मीडिया का एक्स्ट्रा इस्तेमाल। अब ये हमें 1990 का बंदा नहीं बता सकता उसका, उसके लिए रीजन ऑफ फेलियर ये नहीं था, यस। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता था उन चीज़ों से। अच्छा आजकल के बच्चे जो है हमारे, उनका इम्पल्स कंट्रोल नहीं, इम्पल्स कंट्रोल का मतलब होता है अपने जज्बात पे काबू नहीं कर सकते। अच्छा अब 1990 के बच्चों के पास ना स्मार्टफोन था, ना वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे तो उनका इम्पल्स कंट्रोल का ये वाला प्रॉब्लम नहीं था, तो रेलिवेंस नहीं रखती हमारे टॉपिक से, इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे भी सिर्फ हिस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन हम करंट चैलेंजेस में उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इरेलीवेंट हो जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, बात ma'am. समझ आ गई, कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई? मैम ये सारी हेडिंग्स लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के अंदर जाएंगे और फिर हेडिंग्स की और सब हेडिंग्स बनती जाएंगी हमारे सब हेडिंग्स topic बनती से। जाएंगी और हेडिंग्स के अंडर पैराग्राफ आते जाएंगे उन हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए। एंड मिनिमम हमारी बीएड के थीसिस के लिए हमारी 15 पेजेस मिनिमम, 20 पेजेस मैक्सिमम, ये हमने टारगेट करते जाना, ओके। ठीक है। आज क्या है 15 नवंबर, बाय यस 30 नवंबर आप सबका पैराग्राफ पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट। पूरा चैप्टर जी ओके मैम मैम, आज हम ये कर लेते हैं कि पहले तो कंटेंट की मैंने लिस्ट आपको बना बताया ना, के, सबसे पहले लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद उसके हिसाब से अपने अपने आर्टिकल्स ढूंढो और फिर आप ये रखो, लेट्स से आप लोग के पास टाइम कम है तो आप ये टारगेट करो कि सैटरडे और संडे को मैंने 2 हेडिंग्स कर ली, और आप लोगों का ग्रुप है ना तो आप आधी हेडिंग्स पढ़ो, और अगर कोई एक बंदा इंटरव्यू कर रहा है तो दूसरा पूरा चैप्टर करो, इस तरह शेयर कर लो। एक बंदे को फील्ड में भगाओ, दूसरे को, और जो काम ना करे उसको मुझे बताओ फिर मैं जानूँ, ठीक है, बंद कर।